स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की चर्चा के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान ने प्रदेश में नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रदेश में बढ़े दलितों पर अत्याचार और छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर चिंता जताई। साफ किया कि आलाकमान के आदेश को सभी को मानना होगा। सचिन पायलट के बयान से बढ़ा सियासी पारा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। अपने सियासी भविष्य को लेकर पायलट का इशारा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सियासत में संयम के साथ बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। पायलट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत समेत कई नेताओं के मना करने के बीच एक ऐसा बयान दे दिया जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, आलाकमान का आदेश सबको मानना होगा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाह पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूं या औरों के लिए बोलूं, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। पायलट ने एनसीआरबी की उस रिपोर्ट पर भी चिंता जताई है जिसमें प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने की बात सामने आई है। पायलट ने प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ी वारदातों पर साफ किया कि राज्य में मौजूद एसएससी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूं जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा प्राप्त है और हमारा जो एससी का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएं। पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने छात्र संघ चुनावों में एनएसयूआई की हार पर चिंता जताई। पायलट ने एनएसयूआई के प्रदर्शन पर मंथन करने की बात कहते हुए पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चा करने पर बल दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कहां कमी रह गई कि 14 यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के छात्र संगठन को सफलता नहीं मिली। देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही। कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार सवाल किए जाते रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के नाम पर ही जोर देते रहे हैं। हाल के उनके बयान इशारा करते हैं कि वे राजस्थान में ही रहेंगे, लेकिन इस बीच सचिन पायलट का आलाकमान के आदेशों को लेकर आया बड़ा बयान प्रदेश में सियासी हलचल मचाने के लिए काफी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजभवन में आयोजित श्री राम कथा में आज सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिकायत भरे लहजे में कहा कि अगर राज्यपाल मुझे समय पर जानकारी देते तो मैं 5 दिन कथा में शामिल होता। 5 दिन आता तो ज्यादा मुझे खुशी होती, पर पहले मुझे राज्यपाल महोदय ने कहा नहीं। मैं इनसे शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे कहा नहीं। अब मैं एक दिन मिलने आया तब मुझे कहा कि मैं करने जा रहा हूँ, और मैं जब इधर से निकला रोड से तो बाहर बोर्ड लगे हुए थे, तो मेरे मन में गुस्सा भी आया, इनके प्रति आया कि मतलब मुझे कहा ही नहीं। मैं कम से कम आराम से प्रोग्राम बनाता, मेरे प्रोग्राम बाहर के नहीं रखता और आराम से मैं 5 दिन आके बैठता है। तो कुछ तो गलती हमारे राज्यपाल महोदय की रही है, पर फिर भी मैं हाजिर लगा दिया, वरना और भाई रह रहा था मेरे प्रति। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आ सका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका के कांग्रेस उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी और भाजपा पार्षद राजीव चौहान के बीच हुई मारपीट मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विरोध करने नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। लेकिन इसी दौरान नगरपालिका कार्यालय में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने भी गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले से ही पुलिस जाब्ता तैनात था। बाद में चेयरमैन कालवा के नगरपालिका पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने वाइस चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बारिश के बाद बढ़ती मौसमी बीमारियों को देखते हुए नगर निगम ग्रेटर ने फॉगिंग की शुरुआत की। आज निगम के बेड़े में 6 नई फॉगिंग मशीनों को शामिल किया गया। निगम महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी ने इसकी शुरुआत की। मलेरिया शाखा द्वारा फॉगिंग कार्य 6 व्हीकल माउंटेड और 8 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन की सहायता से करवाया जाएगा। फॉगिंग के साथ एंटी लार्वा एक्टिविटीज और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नियमित रूप से होगा। अभी वार्ड वाइज जो है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा वार्ड वाइज फॉगिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अभी मौसमी बीमारियां हैं वो फैल रही है, किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, तो उसके लिए जो 6 हमारी मशीनें हैं उनके द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। उसके अलावा हैंड की अलग से हैं, तो 14 और 6 मशीनों के द्वारा फॉगिंग करवाई जाएगी। हर दिन 6 वार्डों के अंदर फॉगिंग, 3 वार्ड सुबह, 3 वार्ड को शाम को, ऐसा करके हमारी एचओ के द्वारा हेल्थ पूरा क्लस्टर बना के फॉगिंग का कार्यक्रम है। श्रीगंगानगर में जहरीला स्प्रे पी लेने वाले नाबालिग की पंजाब के भटिंडा में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव तख्त हजारा सिखान का रहने वाला था। मृतक के परिजन उसका शव सादुल शहर लेकर आए। इस दौरान परिजनों ने हंगामा किया। इनका आरोप है नाबालिग के स्कूल के संचालक ने डरा धमकाकर उसे जहरीला स्प्रे पीने पर मजबूर किया। कार्रवाई की मांग की जा रही है। टोंक के बनास नदी में डूबे 2 युवकों के शव को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला। बता दें, एसडीआरएफ टीम को नदी में गड्ढे, पत्थर और झाड़ियां होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त तहसीलदार, सीओ समेत पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। दरअसल कोट खावदा के रहने वाले 3 दोस्त बनास नदी में नहाने के लिए पानी में उतरे, 2 डूब गए, जिन्हें रेस्क्यू किया। एक तरफ राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावों की तैयारी है, दूसरी ओर जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनावों पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जयपुर जिला क्रिकेट संघ में करीब 3 साल से कार्यकारिणी अस्तित्व में नहीं है। मंत्री महेश जोशी के साल 2018 में जेडीसीए का चुनाव जीतने के बाद से ही कार्यकारिणी भंग हुई और यहां एडहॉक कमेटी को कामकाज दिया गया। बजट के अभाव में जयपुर जिले की क्रिकेट तंगहाल है। यहां नए चुनाव का भी लंबे समय से इंतजार है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही उन सारी परिस्थितियों से हम आगे बढ़ें जिनके कारण से जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। हम इन सारी परिस्थितियों से आगे बढ़ के जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए और अधिक अच्छा माहौल तैयार है। हम लोग काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान बच्चों को ना हो, उनको खेलने को मिले। अगर आपने शायद देखा भी होगा, हम 2 साल से 19 विनर रहे हैं, 19 स्टेट चैंपियनशिप के। सीनियर वुमेन विनर थे हम लोग, 16 विनर थे। तो कोशिश तो पूरी है नुकसान बच्चों को ना हो, लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा है। जयपुर में विप्र फाउंडेशन जोन 1 के पदाधिकारियों ने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में न्यू गेट स्थित गणेश जी की सामूहिक पूजा अर्चना की। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी, जयपुर सांसद रामकिरण बोहरा, महिला आयोग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा मौजूद थे। इस दौरान न्यू गेट के ऊपर स्थित गणेश जी की ट्रेन पर सवार होकर पहले अतिथियों ने पूजा की, फिर सामूहिक आरती की। मौके पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री सतीश शर्मा और अजय पारीक, उपाध्यक्ष संतोष दाधी समेत कई लोग मौजूद रहे।
चूरू के सुजानगढ़ में गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर 251 किलो दूध से भगवान गणेश का अभिषेक हुआ। बप्पा को 21 किलो मोदक का स्पेशल भोग भी लगाया गया। मंदिर में 21 किलो के मोदक का केक काटा गया और महाआरती की गई। शाम को आरती के बाद वृंदावन के पुष्टि मार्गीय रासलीला मंडल ने भगवान कृष्ण की लीला का कार्यक्रम किया। पूरे दिन मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। आज सर्वप्रथम सुबह 7 बजे से गणेश जी भगवान का दुग्धाभिषेक शुरू किया गया था, जो 11 बजे तक चला था। उसके पश्चात 12 बजे भगवान गणेश का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया, मोदक का भोग लगाया गया, हलवे का भोग लगाया गया और सभी भक्तों ने झूमते हुए गणपति बाबा मोरिया के नारे लगाते हुए नाचते कूदते आज गणपति बाबा मोरिया का जन्मोत्सव मनाया है। उदयपुर शहर से सटे नाई गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं और उनके अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। स्कूल के एक टीचर का तबादला अन्य जगह पर होने से परिवार वाले छात्राएं बिफर गए। शिक्षा विभाग के फैसले से खफा छात्राओं का गुस्सा फूटा और तबादला निरस्त करने की मांग की। मामले को लेकर छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। 200 लड़कियां आई हैं सारी बार कलेक्टर साहब से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे सर जो इकलौते एक ऐसे सर है जो कि संस्कृत पढ़ाते हैं और वो इतने अच्छे संस्कृत पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आता है। और सर हाँ सर बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं और सर फ्री में कोचिंग क्लासेस लेते हैं पूरे गांव के सभी लड़कों का और लड़कियों का दोनों का मिला के सब। भरतपुर में बेखौफ बदमाश हथियारों के साथ खुले में घूम रहे हैं। रायशीष गांव में बाइक पर सवार होकर बदमाश आए। ग्रामीणों ने इनमें से एक को पकड़ लिया। इसके पास अवैध हथियार मिला। पकड़े गए बदमाश ने कबूला कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। उसके साथ और कई बदमाशों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिसिया व्यवस्था पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। देखिए ये सवाल मौजूद है, रोज मौजूद है और इस वक्त भी मौजूद है। हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि भरतपुर में आखिर बदमाश कैसे इतना बेखौफ हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक घटना के बाद ये सवाल भी मैंने अपने सहयोगी से पूछा था कि क्या भरतपुर में हथियारों को लेकर सड़कों पर घूमना इतना आसान हो चला है कि पुलिस का भी खौफ ना हो। और एक बार फिर एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें वही सवाल दोबारा उठकर खड़ा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए सुबह भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े हथियार लेकर के घूमते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस पर सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं और पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए। अब ये एक जो वीडियो है वो सामने आया है, ये नदवई थाना क्षेत्र का जो रायशीष गांव वहां का बताया जा रहा है। और ये जो बदमाश है उसको ग्रामीणों ने पकड़ा, उसके पास अवैध हथियार भी जो है वो भी मिला है और उसके पूछताछ में उसने कबूला है कि वो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और जो है उसके साथ अन्य बदमाश थे जिसके उन्होंने जो है नाम बताए हैं। तो उस बदमाश ने ग्रामीण लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे और उसने कहा उसके पास अवैध हथियार मिला है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है कि वीडियो कब का है, क्या मामला है, और ये जो सवाल है पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है। और लगातार अवैध हथियारों की बात की जाए सबसे तो भरतपुर में एक तरह से अड्डा बन चुका है अवैध हथियारों का। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती, चाहे मेवात की बात हो चाहे भरतपुर की शहर की बात हो। आए दिन लूटपाट, चेन स्नैचिंग और ऐसी वारदातें देखने को मिल रही है। तो लगातार सवालिया निशान जो पुलिस जैसे इस बदमाश ने कहा कि वो बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, कहां पर, किस तरह की वारदात, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए इस बारे में ग्रामीणों को उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस पूछताछ में वो सब कुछ बताएगा, लेकिन पुलिस जो है उनसे हमारी बात हुई पुलिस के अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि इस तरह का मामला जो है हमारे संज्ञान में नहीं आया है। वो मामले की जांच करेंगे कि आखिर क्या मामला है। लेकिन इस तरह से अगर बदमाश जो है बेखौफ होकर के जा रहे हैं, हथियारों के साथ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भरतपुर में ध्वस्त हो चुकी है। जी कुछ भी वर्जन पुलिस का कुछ भी वर्जन इसे लेकर? देखिए अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस का वर्जन यही आता है कि जांच की जा रही है और इस मामले में भी हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, मामले की जांच की जाएगी।
ये जो वर्जन है पुलिस का वही रहता है और रटा रटाया जवाब है पुलिस का कि जांच की जा रही है। बस एक ही सवाल, जांच पर जांच की जा रही है, लेकिन ऐसे मामलों में कोई भी ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा, क्या पुलिस इस सवाल का सामना कर रही है कि चलिए ठीक है, एक ही बदमाश जो चलिए वीडियो में दिखाई दे रहा है, अन्य तो भले ही पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या ये किसी गैंग का सदस्य है? क्योंकि भरतपुर के आसपास कुछ गैंग वॉर की स्थितियां बनती रही है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल गैंगवार की स्थिति भरतपुर में बन रही है और जो बदमाश जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, इसका नाम तेजवीर बताया जा रहा है और ये कोरेर गांव का है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और कई बार ये जेल जा चुका है, जिसकी एक अलग से गैंग भी है। ये गैंग संचालित करता है और इसकी गैंग में कई लोग जो है बदमाश जो है शामिल है और लगातार भरतपुर में अब गैंगवार की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है और लोग जो कह रहे हैं कि आखिर पुलिस भरतपुर की क्या कर रही है जो अब बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दौसा जिले के समलेटी गांव में महिलाओं ने घूंघट की ओट में जमकर कबड्डी खेली। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चियों की टीमों में जोरदार मुकाबला दिखा। इस दौरान दौसा कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक का जोर है। इन दिनों गांव-गांव में अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं तो कहीं महिलाएं घूंघट की ओट में कबड्डी कर रही है। तस्वीरें दौसा के समलेटी गांव की है। एक तरफ गृहिणी महिलाओं की टीम थी तो दूसरी ओर उनके ही बच्चों की टीम। छोटी छोटी बालिकाओं के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हुई थी। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे और तो और खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। जैसे ही कबड्डी का मैच शुरू हुआ, ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की ओट में कबड्डी में जबरदस्त जलवा दिखाया। अपने ही बच्चों का डटकर मुकाबला किया। जहां भतीजी अपनी चाची को कबड्डी में टांग पकड़कर कंट्रोल करती नजर आई, वहीं बेटी भी अपनी मां को पाली देने से रोकती दिखी। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे, महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह था। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में 16 जुलाई को शिफ्ट की गई टाइग्रेस T102 को आखिरकार एनक्लोजर से छोड़ आजाद किया गया। T102 को छोड़ने के संबंध में डीसीएफ संजीव शर्मा ने बताया कि एनटीसीए की अनुमति मिलने के बाद तीनों रेंज के रेंजरों की मौजूदगी में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे एनक्लोजर का गेट खोला। 2 घंटे बाद T102 एनक्लोजर से आजाद होकर जंगल की ओर निकल गई। T102 को अब RTR2 के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।